हर एक व्यक्ति उस सोच पर बैठा है कि किस पर निवेश करूं, क्योंकि शेयर काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं। कुछ खरीद लूं तो पैसा बन जाएगा। ये बहुत बड़ी भूल हो रही है हमारी। देखो सर, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, उस फैक्ट को समझिए। देखो सर, आज वही मैं आपको बता दूँ अच्छा सोचेगा जिसको फ्यूचर में राजा बनना है। ये आप आज समझ कर चलें, जो आज अच्छा सोचेगा वो फ्यूचर में राजा बनेगा। बस नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे रिलायंस ग्रुप, आर पावर, आर इंफ्रा की, और इसके अंदर कुछ चीज़ें को खोजेंगे सर। देखो सर, मेरा जो भी मकसद है ना बाज़ार के अंदर, वो आपको समझाने का है। आर इंफ्रा हो या रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अन्य कोई सी भी कंपनी हो, जो भी कंपनी वीडियो बनाता हूँ उसमें मैं आपको समझा रहा हूँ और उसमें आपको बता रहा हूँ कि हमें खुद को रणनीतियों से कैसे बचाना है। ये जो बाज़ार का माहौल चल रहा है, ये गिरावट का माहौल चल रहा है और 2024 से चल रहा है, पर ज़्यादा अब आपको टैरिफ फिर वार की स्थितियों के साथ आपको उलझने का मौका मिला। हर एक व्यक्ति उस सोच पर बैठा है कि किस पर निवेश करूं, क्योंकि शेयर काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं। कुछ खरीद लूं तो पैसा बन जाएगा। ये बहुत बड़ी भूल हो रही है हमारी। देखो सर, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, उस फैक्ट को समझिए कि जब आपके मन में ये आए कि शेयर बहुत नीचे गिर गए हैं और मैं यहाँ से बहुत कुछ अच्छा कमा लूँगा और जल्दबाजी में कमा लूँगा, तो ये 100 में से 2 बार ही हो सकता है। 98 बार आप फेल हो जाएंगे इसके अंदर। क्यों? क्योंकि ये वो प्रतिक्रिया है जो लालच हमें हमारे अंदर पैदा करे। और ऑपरेटर क्या करते हैं? लालच ही तो डालते हैं हमारे अंदर। तो स्थितियों को समझो। ATGL के ऊपर मैंने फोकस पे एक वीडियो बनाई थी आपके लिए। समझो, मैं आज आपको छोटा सा बताता हूँ क्यों मैं उस हिसाब से सोचता हूँ जिस हिसाब से लोग नहीं सोचते। जब मैंने आपके लिए एक फोकस वाली वीडियो बनाई, मैंने कहा कि लोगों का ध्यान ना ATGL की तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि अडानी की अन्य कंपनी भाग रही थी, ये नहीं भाग रही थी। पर इसका जो वजूद है वो आगे का है, फ्यूचर का है। मैंने बनाई, समझाया। उसके 2 दिन बाद शेयर के अंदर 94 रुपये के उछाल आ गए, 94 रुपये के उछाल। मैं उससे खुश नहीं हुआ। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर आपने ये करके भाई मैंने वो कल की नीतियों के साथ नहीं बताया था। क्या हुआ? 94 रुपये शेयर भाग गया। मैंने आपके लिए फिर वीडियो बनाई। मैंने कहा कि हमारा फोकस ये नहीं है कि किसी चीज़ के बंद होने से उसमें कुछ फ़ायदा हो रहा है, वो टेम्परेरी हो रहा है और उससे शेयर भाग रहा है। ये वो हमारा फोकस नहीं है। अडानी टोटल गैस का फोकस आपका लंबे समय का होना चाहिए। 3900 रुपये करीब का ये शेयर था और उससे ज़्यादा आज ये सेल कर रहा है। सेल कर रहा है, उससे अच्छा काम कर रहा है। और उस वक्त भी शेयर इसका 500 से आपको नीचे देखने को मिला था। तो हमारा वो फोकस नहीं है कि अगर तेज़ी कोई आ रही है तो उस पर हम सोचें कि भाई सब कुछ अच्छा हो गया। उस विधि को भी आपको समझना है। देखो सर, यहाँ ऑपरेटर आपके अंदर वो भावना डाल रहे हैं कि किसी सेक्टर के अंदर कुछ न्यूज़ आ जाएगी और कहोगे भाई शुगर सेक्टर भाग गया। क्यों? क्योंकि एथनॉल ज़्यादा तेल में मिलेगा और तेल हमारे पास ज़्यादा आयात नहीं हो रहा है। क्या हुआ? 2-4 दिन आपको उसमें रंगीनता दिखा दी, लोग उधर भाग गए। फिर क्या हुआ? बलरामपुर चीनी को देख लो। अडानी टोटल गैस के अंदर विधिया समझो, अच्छा शेयर है, कंपनी सारी अच्छी हैं, पर एक डाइवर्ट हो रहा हमारा माइंड। और अब क्या हुआ? अडानी टोटल गैस को आज गिर गया। 2 दिन पहले तो सरकार से आपूर्ति के लिए चीज़ें मिली और उस किल्लत के लिए जो जनता परेशान है, क्या वो 2 दिन में ख़त्म हो गई? देखो, जब कोई वजूद कुछ बड़ा होता है ना, तो वो लगातार भागता है। फिर ये ध्यान रखना, बीच में कुछ भाग रहा है कुछ कारणों से और उसमें हम खुश हो रहे हैं, हम उसके अंदर लपेटे में आ रहे हैं। क्या 2 दिन के अंदर अडानी टोटल गैस के अंदर वो चीज़ ख़त्म हो गई क्या, जो ये गैस घूस के ऊपर वर्क कर रहा था? नहीं, अभी भी चल रही है और पहले भी चल रही थी। पर सिचुएशंस जो है ऑपरेटर हमें घुमा रहे हैं। ONGC तेल पर इतनी किल्लत हो रही है, ONGC यहाँ उत्पादन करता है। जिस दिन ये चीज़ें हुई उस दिन वो भाग गया। आज तेल की ज़्यादा यहाँ प्रॉब्लम हो रही है आने में, अब गिर रहा है, आज वो भी गिर गया। देख लो, चेक कर लो। तो थोड़ा दिमाग ऑपरेटर इधर उधर डाल रहे हैं आपका। जैसे कल डाल दिया पावर सेक्टर में, सुजलोन भाग गया, आर पावर भाग गया, ये भाग गया, वो भाग गया, टाटा पावर भाग गया, अडानी ग्रीन एनर्जी भाग गया, अडानी पावर भाग गया और अन्य शेयर जो भी आप JP पावर भाग गया। फिर आज क्या हो गया?
एक दिन पहले ये देखने को मिला कि जैसे गैस की किल्लत हो रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा अब लोग अलग इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें होती है उसमें खाना बनाएंगे। इससे शेयर में तेज़ी है और गर्मी आने वाली है इसलिए डिमांड ज़्यादा हो रही है। क्या वो डिमांड आज 24 घंटों में ख़त्म हो गई? 24 क्या 12 घंटों में ख़त्म हो गई है? क्या हुआ? गिर गया ना? तो ये आप ऐसे जाते हुए ऐसे मत मुड़ो। आपका फोकस क्या है? दूर तक देखिए। अडानी पावर बिल्कुल भी गलत नहीं है, बलरामपुर चीनी बिल्कुल भी गलत नहीं है, अडानी टोटल गैस बिल्कुल भी गलत नहीं है, ओएनजीसी बिल्कुल भी गलत नहीं है, गेल सेल ये सब कोई सी भी कंपनी गलत नहीं है। जितनी भी कंपनी भारत के अंदर वर्क कर रही है अच्छी नीतियों के साथ उनमें भी गिरावट है। और वो तब जब ऑपरेटर ने बीच में हमें इधर उधर भटका दिया। और हम क्या चाह रहे हैं? हम जल्दबाजी में पैसा कमाना चाह रहे हैं। तो बहुत अलग तरीके से समझाया मैंने आपको। ये आप समझना, सोचो, इसका अध्ययन करो कि जब गिरावट में किसी एक सेक्टर में तेज़ी आ रही है तो फिर वो अगले दिन क्यों छुमंतर हो रही है, और छुमंतर हो रही है तो फिर हम सोच रहे बेकार हो गया। जब तेज़ी आई थी तब अच्छा हो गया था। वो तेज़ी में भी अच्छा है, गिरावट में भी अच्छे होते हैं, पर हमारे और आपके पास समय नहीं है। बहुत अलग तरीके से देखो सर, आज वही मैं आपको बता दूं, अच्छा सोचेगा जिसको फ्यूचर में राजा बनना है। ये आप आज समझ कर चलें। जो आज अच्छा सोचेगा वो फ्यूचर में राजा बनेगा। बस साफ बात यह है। नहीं तो किसी को नहीं पता कब शेयर गिर रहा है, कब ऊपर जा रहा है। सिचुएशंस आपको समझ कर चलनी पड़ेगी। कोई भी शेयर जीरो नहीं होगा जो अच्छा वर्क कर रहा है। माइंड में डालिए, गिरावट होती रहेंगी। बीच बीच में क्या होगा, कल को किसी सेक्टर में दिखा देंगे कि इस वजह से तेज़ी आ रही, आप उधर घुस जाना। देखो सर, क्या है कि सेबी का काम है, सेबी का काम है कि फ्रॉड को पकड़ना। कोई गुमराह कर रहा है उसे पकड़ना, जो कंपनी प्रॉब्लम डाल रही है उसे पकड़ना, ये है वो है, ये सारी चीज़ें हैं। पर एक चीज़ मुझे समझाओ कि जब आर पावर 76 पे गया तब क्यों ऐसी जांच एजेंसी नहीं बैठी कि तब भी तो भाई मेरी बात समझो कि आर ग्रुप के अंदर आर इंफ्रा हो गया, आर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, अन्य इसकी कंपनियां होगी, जो भी मसले चल रहे हैं वो ताज़े तो हैं नहीं, ये पुराने हैं। 2025 में अगर मैं आर पावर देखूं तो 76 के हाई है। 2025 में ही अगर मैं रिलायंस इंफ्रा देखूं तो 400 रुपये करीब के हाई है। जब ये ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रहा था तो तब भैया जो शेयर 10 रुपये से 20 हुआ, फिर 20 से धीरे धीरे 30, 35, 40 हो रहा है, और उसके अंदर पहले ही निगेटिव है, तो उस वक्त क्यों ऐसी जांच एजेंसी नहीं आती कि वो ये समझा सके कि भैया इसमें ये प्रॉब्लम है, ताकि निवेशक जो हैं परेशान। तो निवेशक क्या है, बड़े बोले हैं और वो चढ़ती चीज़ को पकड़ते हैं। अब आर पावर का स्थितियाँ देख लो, 76 के बाद नीचे आया। फिर क्यों नीचे आया? क्योंकि 10 साल पुराने मामले आ रहे हैं। अब आप और हम कुछ बोल ही नहीं सकते क्योंकि हमारे सामने मामले हैं। अब 400 में शेयर पहुंच गया, 100 से 400 शेयर पहुंच गया, तो जब वो 200 गया तब ये सेबी और ये सब क्यों नहीं आए कि भैया ये इसमें ये प्रॉब्लम है क्या? देखो सर, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मेरा मतलब खरीदने बेचने का नहीं है। मेरा मतलब उस इत्तेफाक को आपको बताना है जो कुछ लोग सोचते नहीं। समझो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर 100 वाला सिर्फ 400 में जा रहा है तो वहाँ जनता का तो पैसा लग रहा है ना कि भाई 100 में 200 में दे, भाई 200 का 200 हो गया, 200 का 300 हो गया, 300 भैया अब खरीद लेता हूँ, क्या पता ये 500 700 हो जाए। और वो पहले ही बता देना कि भैया पहले ही तो चल रहे हैं ना ईडी के मसले, ये सीबीआई के मसले, ये फ्रॉड, ये सारी चीज़ें इनके ऊपर पहले से ही तो चल रही हैं। कोई नई तो पैदा नहीं हुई है। और जब ये पैदा हुई है तब शेयर 400 में था, 76 में था। आज इनकी मट्टी पलीत हो गई है, और ये काम की वजह से नहीं हुई है, एक फ्रॉड की वजह से हुई है। और आज एक ताज़ा न्यूज़ आई है, उससे अगर आप समझें तो वहाँ पर बहुत गंभीर विषय पैदा हो रहे हैं। देखो सारी चीज़ें बताई जा रही है कि 2 इनकी कंपनी थी, उन कंपनियों के अंदर समझो 2 कंपनियों ने बैंकों से, या यस बैंक भी है और 2-3 बैंक है, उससे उन्होंने पैसा जुटाया। अब उस पैसों को इन्होंने अलग अलग कंपनियों में ट्रांसफ़र कर दिया, और ये भी बताया जा रहा है कि कुछ कंपनी जो है इन्होंने फ्रॉड भी बना ली थी। अब सारे चिट्ठे निकल रहे हैं, पर यहाँ पर मैं आपको बताऊँ बहुत गुमराह हो गए हैं। पब्लिक बहुत गुमराह हो गई है। और मैं देखता था, मैं आपको बताऊं, मैं ये देखता था कि जब आर पावर, आर इंफ्रा भाग रहा था तो कुछ यूट्यूबर वीडियो भी बना रहे थे उसके अंदर, बहुत अच्छा हो रहा है जी, वहाँ तक जाएगा, वहाँ तक जाएगा। अब कह रहे हैं कि कहाँ तक गिरेगा। फंसना आपको और हमें है यहाँ पर। इसलिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ, सचेत रहिए, बाजार के माहौल को आपको समझ कर चल रहा है। ईडी ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप के खिलाफ मामले में 581 करोड़ रुपए की नई संपत्तियां जब्त की। ये भी मामला कोई नया नहीं है कि जब्त कर ली, इससे पहले भी कंपनी की कई संपत्तियां जब्त हुई। अभी हाल ही में कुछ चीज़ें जब्त हुई थी,
तब अनिल अंबानी ये आए थे कि हमें तो पता नहीं, आर पावर से कुछ जुड़ा हुआ मामला नहीं था, पर उसके अंदर भी अब देखा गया तो उस मामले के तहत ये चीज़ें की गई हैं। तो बहुत से मामले आपके सामने आ रहे हैं, पर आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। हमें जल्दबाजी में अमीर बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, ईडी ने रिलायंस ग्रुप के अध्यक्ष अनिल अंबानी की कंपनियां RHFL और RCFL के खिलाफ अपनी जांच के तहत 581 करोड़ रुपए के अधिक की संपत्तियां जब्त कर दी है। ईडी ने एक बयान में कहा कि 11 मार्च को PMLA के तहत गोवा गवाही जहां भी संपत्ति थी वो सारी इनकी जब्त हो चुकी है। एजेंसी ने बताया कि इन संपत्तियों की कीमत 581 करोड़ रुपए करीब है। और किस चीज़ से मामला है? होम फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कम्युनिकेशन फाइनेंस लिमिटेड के संबंधित जांच के तहत जब्त किया गया है। फेमा के तहत ये कार्रवाई की है। फेमा एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, एक तरीके का फ्रॉड, बहुत तगड़ा मनी लॉन्ड्रिंग वाली स्थितियाँ, जो रिलायंस पावर लिमिटेड के खिलाफ मामले में 6 मार्च को की गई तलाशी कार्रवाई के बाद ये कुर्की की गई है। अभी जो जांच हुई थी ना फेमा की, जब अनिल अंबानी जी ने कहा जी हमें नहीं कोई पता, ये हमारे यहाँ किसी ने छापेमारी की नहीं की है, तो वही न्यूज़ देख लो, अब निकल के आई नहीं आई ये वाली न्यूज़। इससे पहले भी ईडी ने अनिल अंबानी की रिलायंस ग्रुप की संपत्ति को जब्त किया था, ये भी आप समझ कर चले। अब कुल संपत्तियाँ कितनी जब्त हो चुकी हैं? 16,310 करोड़ जब्त हो चुकी है। ये जांच किस बारे में हो रही है ये भी आप समझे। तो जांच हो रही है यस बैंक, यूनियन बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा दर्ज की गई शिकायत। इन्होंने शिकायत दर्ज कर दी थी 2 कंपनियों के खिलाफ, जो आपको पता ही है, और उनके खिलाफ ये FIR दायर हुई थी। ईडी ने बताया कि आरोप है कि दोनों कंपनियों ने कई बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से सार्वजनिक धन जुटाया और करीब 11,000 करोड़ रुपये अधिक की राशि जो गैर निष्पादित सभी संपत्तियों परिवर्तित हो गई थी। तो ये बहुत बड़ी बात है। एजेंसियों ने कहा कि ये दोनों कंपनियों द्वारा जुटाए गए सार्वजनिक धन को रिलायंस ग्रुप की विभिन्न, ये धन जो जुटाया इसे रिलायंस ग्रुप की विभिन्न जो कंपनियां जैसे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस पावर, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड, रिलायंस कैपिटल आदि में डाइवर्ट कर दिया, वहाँ से जुटाया। देखो सर, कोई कंपनी, 2 कंपनियों ने पैसा जुटाया तो वो उन 2 कंपनियों में लगाना चाहिए ना, पर इन पैसों को इन्होंने अदर कंपनियों में डाल दिया, तो ये एक तरह का फ्रॉड ही हो गया। आरोप है कि रिलायंस अंबानी ग्रुप द्वारा नियंत्रण और प्रबंधन बड़ी संख्या में फर्जी नकली संस्थाओं के माध्यम से धन गबन किया गया था। तो ये गबन की स्थिति आ रही है। इन फर्जी कंपनियों की वित्तीय स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, जो कोई संचालन भी कंपनी नहीं कर रही थी। तो ये भी काफ़ी चीज़ें हैं जहां कंपनी के बारे में बड़ी नेगेटिव चीज़ें हैं। ईडी के अनुसार उसकी जांच में ग्रुप के प्रमोटर और प्रमुख व्यक्तियों की ओर से दुर्भाग्यपूर्ण इरादे पाए गए हैं। तो ये वो मामले हैं जहाँ से प्रोड्यूसर, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एक जो फाइनल इसके चीज़ आना है। अब मुझे लोग ये भी कह सकते हैं बाद में, जैसे इन दोनों शेयरों में कुछ अच्छा हो गया तो कुछ लोग कहेंगे कि आपने ये चीज़ें बताई थी। तो मैं आपको फिर एक बार बता के चल रहा हूँ, फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। कौन से वाला? कि बिल्कुल ही फाइनल डिसीजन कोर्ट ने दे दिया हो कि हाँ आपने ये फ्रॉड किए हैं, ख़त्म करो मामला, अब आपके पास ये है, या नहीं किए हैं। तो अभी जांच चली ईडी CBI, तो ये निगेटिव है, उससे शेयर बाजार के अंदर इनके शेयर टूट रहे हैं। कल को कुछ और स्थितियां पैदा होती हैं, चाहे पॉजिटिव निकल जाए, तो कंपनियां तो अभी भी आर पावर, आर इंफ्रा वर्क अच्छा कर रही है, आप समझ कर चलना। मैं आपको फिर बता दूं, तो हमें उसका भी इंतजार करना पड़ेगा। वैसे मेरे पास तो इस कंपनी के शेयर बिल्कुल भी नहीं भैया, मैंने लिए इसके शेयर, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मुझे तो इसकी परिस्थितियाँ मैं आपको पल पल बता रहा हूँ, तो मैं तो फिर लूँगा नहीं इसके शेयर। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि कुछ लोगों के पास ये शेयर होंगे, तो वो ये भी देखें कि इसका फाइनल स्थितियाँ पैदा नहीं हुई अभी कि भैया इनके ऊपर वो इल्ज़ाम ही बिल्कुल पक्के हो गए जी, जो इन्होंने सब कुछ किया। क्योंकि अनिल अंबानी जी मना कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में। बाद में क्या कुछ पेनल्टी लगा दिया जाए, कुछ चीज़ें की कर दी जाए जो इनके लिए अच्छा हो जाए, तो वो आपको पॉइंट पकड़ कर चलना है। और सबसे ज़्यादा दोनों कंपनियों के अंदर पब्लिक ज़्यादा है। और पब्लिक कैसे घुसी थी? जब ये 10 से भागे जा रहे थे, 100 से वो भागा जा रहा था। तो यही कह रहा हूँ कि भैया जांच हो तो फिर निष्पक्ष हो। मेरे लिए कोई भी चीज़ गलत और अच्छी तब तक नहीं है जब तक कि उसके बारे में हम ना समझें, और अगर हम समझ जाएं तो फिर जो गलत है उसको गलत वाली स्थितियों से देखना चाहिए, वो चाहे कुछ ही हो। तो मेरा मानना यह है। तो अगर पब्लिक के बारे में सरकार सोचे तो ऐसा नियम भी लाए कि अगर IPO में कोई कंपनी IPO ला रही है और उसके बाद वो 1-2 महीने बाद या 1 साल बाद वो पब्लिक को ही माल पकड़ा कर चली गई, और जिसमें पब्लिक बाद में फंस जाए, तो उसका भी नियम होना चाहिए, ताकि कोई ऐसी कंपनी ला ही ना सके, है ना। तो कुछ ना कुछ चीज़ें होनी चाहिए, थोड़ा सा नियम होने चाहिए, क्योंकि देखा तो यही जा रहा है कि बाज़ार में पब्लिक ही बड़ा गुमराह हो रही है, और बाकी तो भाई म्यूचुअल फंड हो गए, ये प्रमोटर ये अपनी स्थिति को अच्छा करते जा रहे हैं। आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया तो आप कृपया मुझे जरूर बताना। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है,
ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।